असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है छात्राओं। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध छात्राओं से है। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। यह योजना सभी वर्ग की लड़कियों के लिए खुली है। इस योजना का उद्देश्य है असम में बाल विवाह को रोकना और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना। वर्ष 2024 में निजुत मोइना योजना के तहत करीब 2 लाख छात्राओं को 132 करोड़ की सहायता दी गई। निजुत मोइना योजना की शुरुआत अक्टूबर 2023 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं और इस योजना से उन्हें उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन बढ़ाने में और बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक बालिकाओं को बाल विवाह से बचाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य है। असम राज्य का 2026 तक बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। निजुत मोइना योजना के तहत आर्थिक सहायता। इस योजना के तहत छात्राओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके तहत कक्षा 11 में 1000 प्रति माह, स्नातक प्रथम वर्ष में 1250 रुपये प्रति माह, वहीं पीजी और बीएड के लिए 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। फीफा ने भारत में पहली बार लड़कियों के लिए टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? इसका करेक्ट आंसर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मिलकर भारत में पहली बार लड़कियों के लिए टैलेंट अकादमी के लिए साझेदारी की। इसका उद्देश्य होगा महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना और होनहार खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं देना। तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में गाचिबोली स्टेडियम परिसर को अकादमी का केंद्र बनाया जाएगा। यह पहल फीफा की टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत की गई है। यह अकादमी हर साल 30 लड़के और 30 लड़कियों को प्रशिक्षण देगी। इस अकादमी में उपलब्ध सुविधाएं होंगी आवास, शिक्षा, पोषण, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और खेल विज्ञान। यह अकादमी फीफा की टीडीएस योजना के तहत दुनिया की चुनिंदा अकादमी में से शामिल है। भारत में ये लड़कियों की पहली और लड़कों के लिए दूसरी फीफा अकादमी होगी। यह अकादमी भविष्य में होने वाले भारत के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में इस मॉडल की सफलता से भारत में अन्य और अकादमियाँ स्थापित होंगी। भारत में पहली बार किस भुगतान माध्यम ने प्रतिदिन 700 मिलियन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है? इसका करेक्ट आंसर है यूपीआई। भारत में पहली बार यूपीआई ने दैनिक 700 मिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा 2 अगस्त 2025 को पार किया गया। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई के ज़रिए भारत में डिजिटल भुगतान में तेज़ी आई है, खासकर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में। पिछले 2 वर्षों में भारत में दैनिक लेन देन दोगुने हुए हैं, लेकिन लेन देन राशि में वृद्धि अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब यूपीआई का उपयोग छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लेन देन में किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 100 करोड़ का दैनिक ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जो अगले वर्ष तक संभव माना जा रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान का 85% हिस्सा यूपीआई से हो रहा है और वहीं वैश्विक तत्काल भुगतान का 50% अकेले भारत में किया जा रहा है। यह आंकड़े भारत को डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना रहे हैं। यूपीआई अब छोटे व्यापारियों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक प्रमुख भुगतान बन चुका है। वहीं यूपीआई लाइट द्वारा कम राशि के ऑफलाइन भुगतान को भी संभव बनाया गया है। सिंगापुर और यूएई के साथ अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई कनेक्शन से इसकी पहुंच वैश्विक हुई है। यूपीआई की सफलता के प्रमुख कारण बैंक और ऐप्स के बीच बेहतर कनेक्टिविटी,
QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली, व्यापारियों के लिए कोई शुल्क नहीं लगना, वहीं तेज़, आसान और विश्वसनीय इंटरफेस। ग्रामीण भारत में UPI की पहुंच बढ़ने के कारण सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता अभियान, सुगम मोबाइल ऐप अनुभव। इन सब नीतियों के चलते UPI का उपयोग अब पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। दक्षिण अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है राइसोटोप परियोजना। दक्षिण अफ्रीका में गैंडों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए राइसोटोप परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटरसरैंड ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से की है। इस परियोजना के तहत गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी तत्व डाले जाते हैं ताकि उन्हें सीमा पर रेडिएशन डिटेक्टर से आसानी से पकड़ा जा सके। यह एक गैर हानिकारक तकनीक है जो गैंडों की सेहत पर कोई असर नहीं डालेगी। इस तकनीक के सेल डैमेज की जांच में भी कोई नुकसान नहीं देखा गया। 3D प्रिंटेड नकली सींगों पर यह परीक्षण करके यह पता चला है कि रेडिएशन उपकरण बड़े कंटेनर में भी इन्हें पहचाना जा सकता है। यह तरीका पारंपरिक सींग काटने के तरीकों से बेहतर है क्योंकि यह गैंडों के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करता। इस परियोजना का उद्देश्य है गैंडों के सींगों को तस्करी के लिए अनुपयोगी बनाना, सीमाओं पर ट्रैकिंग को आसान बनाना और शिकारियों को रोकने के लिए तकनीकी समाधान देना। दुनिया में गैंडों की संख्या अब घटकर 27,000 रह गई है, जो पहले 5 लाख हुआ करती थी। पिछले एक दशक में दक्षिण अफ्रीका में 10,000 से अधिक गैंडे मारे गए हैं और 2025 में पहली तिमाही में 103 गैंडों की हत्या की गई। भविष्य में यह तकनीक हाथी और पेंगोलिन जैसे अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों में भी लागू की जा सकती है। जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन सालाना आंकड़ों की तुलना में कितने प्रतिशत घटा है? इसका करेक्ट आंसर है 9%। जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन सालाना आंकड़ों की तुलना में 9% घटा है, यानी यह 13.35 करोड़ किलोग्राम पर रह गया है। उत्तर भारत में चाय उत्पादन 12.15 करोड़ किलोग्राम से घटकर 11.25 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गया है। वहीं दक्षिण भारत में यह उत्पादन 2.52 से घटकर 2.09 करोड़ किलो तक रह गया है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में मौसम ने बागानों की गतिविधियों को बाधित किया है। वहीं असम और बंगाल में कीट संक्रमण के कारण उत्पादन में कमी आई है। बड़े चाय बागान मालिकों और छोटे किसान दोनों ही इससे प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी इंडियन टी एसोसिएशन द्वारा दी गई है। कौन सा सुप्रसिद्ध लड़ाकू विमान सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना से औपचारिक रूप से हटाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है MiG-21। MiG-21 सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना से औपचारिक रूप से हटा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में इसका विदाई समारोह होगा, जहां 1963 में पहली बार इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 विमान लिए थे और यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक और गैर पश्चिमी लड़ाकू विमान था। कुल 872 MiG-21 को वायुसेना में शामिल किया गया था, जिनमें से अधिकतर भारत के HAL द्वारा बनाए गए थे। MiG-29 ने 1965, 1971, कारगिल 1999 और बालाकोट 2019 जैसे अभियानों में भाग लिया। इसके अलावा अभिनंदन वर्तमान ने इसी विमान से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। यह विमान घटनाओं के चलते फ्लाइंग कॉफिन कहलाता है, फिर भी यह दुनिया के सबसे सफल लड़ाकू विमानों में से एक है। इसमें 6000 से अधिक यूनिट हैं, जो 30 से अधिक देशों की सेवा दे चुका है। MiG-21 की विदाई के बाद भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या 31 से घटकर 29 रह जाएगी। हर स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 विमान होते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना अब LCA, Mk1,
MK-1A की आपूर्ति का इंतज़ार कर रही है, जिसमें देरी हो रही है। हालांकि वर्तमान में सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा पुराने विमान जैसे मिराज 2000, MiG-29, जगुआर इस दशक के अंत तक रिटायर हो जाएंगे। भारत में भविष्य के लिए लड़ाकू विमान के तौर पर LCA Mk2, EMCA MRF-AI है। MiG-21 की सेवा अवधि 1963 से 2025 तक कुल 62 वर्ष रही। अगले 20 वर्षों में भारतीय वायुसेना का लक्ष्य 600 से अधिक फाइटर जेट्स का अधिग्रहण करना है, जो अधिकांश स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे। सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य या केंद्र प्रशासित क्षेत्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। इनका लंबी बीमारी के कारण निधन हुआ। वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के समय तक पद पर बने हुए थे। सत्यपाल मलिक ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में समाजवादी नेता के रूप में की थी। वे 1974 में बागपत, उत्तर प्रदेश से विधायक चुने गए थे। प्रारंभ में उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में उन्होंने कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किए, जिनमें लोक दल के महासचिव का पद भी शामिल है। वे 2 बार के राज्यसभा के सदस्य रहे, जिनमें पहला 1980, वहीं दूसरी बार 1989 में। दूसरी बार में वे कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। वे अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने और अनुच्छेद 370 हटाने जैसी घटनाओं के साक्षी रहे। इसके बाद वे गोवा और फिर मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए और इन्होंने 2022 तक अपनी सेवा दी। इन्होंने 2017 में संक्षिप्त समय के लिए बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। वे 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनका राजनीतिक सफ़र विविध दलों और भूमिकाओं से जुड़ा रहा। अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान उनकी भूमिका को ऐतिहासिक माना गया।